देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन का आधिकारिक पेज है, भारतीय किसान यूनियन। इस पे जो आपने प्यार दिया है ऐसे ही बनाए रखें। आज हमारे पास देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ और कृषि अर्थशास्त्री श्री देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। और देवेंद्र शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने देश और दुनिया में जितने एग्रीकल्चर मॉडल हैं सबको स्टडी किया है और तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। आज जो वर्तमान इश्यू है 3 कृषि बिलों को लेकर, इस पर भी उन्होंने बहुत पूरा यूएस और अमेरिका का जो मॉडल है उसको भी काफ़ी नज़दीकी से देखा है और फिर बिल आने के बाद तमाम विषयों पर अपनी राय रखते रहे हैं। तो देवेंद्र शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय किसान यूनियन के पेज पर। और बस मेरा एक सवाल है कि आज जो देश में ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसके पीछे जो कारण है उसको भी आप बखूबी जानते हैं, बताते हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज आंदोलन के लगभग 55 दिन पूरे हो चुके हैं और 55 दिन बाद भी ये आंदोलन जारी है, तो इसका मतलब समस्या बड़ी है। और आप कहते रहे हैं कि जो एक लंबे दशक से किसानों का जो आक्रोश था, कहीं आप इसको कारण मानते हैं? आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे। देखिए धर्मेंद्र जी, ये जो आंदोलन है ये ऐतिहासिक है बहुत से मायने। ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार हमने देखा हिंदुस्तान में किसानों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, सब ने मिलकर, अपने धार्मिक हो या अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हों या और भी जो डिफरेंसेस थे उनसे हटकर सब इकट्ठे होकर एक मंच पर खड़े हुए हैं। ये पहले कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो ये आंदोलन है इसमें जो एक सबक जो मिलता है या जो एक लेसन मिलता है वो ये है कि ये 3 बिलों के खिलाफ ही आंदोलन नहीं है। ये जो कम से कम 4 दशकों से किसानों का जो आक्रोश है वो जमता गया, कंपाउंड होता गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और वो आज वो निकल कर आया है इस 3 बिलों के ऑपोजिशन के माध्यम से। वो इसलिए क्योंकि किसान जानता है कि अति हो चुकी है, अब इनफ इज़ इनफ। और अब अगर हम नहीं खड़े हुए तो हमारा लाइफ एंड डेथ का जो इशू है वो उनको सामने नज़र आ रहा है कि आगे क्या भविष्य क्या होगा किसानों का। मुझे लगता है कि सारी दुनिया में इस आंदोलन का जो मैसेज जा रहा है वो शायद ये किसान नहीं समझते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि आज जो देश के किसान या दुनिया के किसान, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो या ब्राज़ील में हो, वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि आपने ये क्या नया मॉडल जो है इकोनॉमिक्स का वो आज देश के सामने और दुनिया के सामने रख दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान, अगर हम देखें तो असली में किसान क्या मांग रहा है? असली में किसान मांग रहा है कि उसको एक अश्योर्ड इनकम बाय वे ऑफ एन अश्योर्ड प्राइस मिले, यानी उसको अपनी फसलों का जो है वो निश्चित दाम उसको मिले। और यही जो है अमेरिका का किसान भी इसी को सफ़र करता है, उसको भी नहीं मिलता। यूरोप का किसान भी सफ़र करता है और वो भी आज देख रहे हैं कि भारत में जो ये क्रांति होने जा रही है, या अगर किसान जीतते हैं, किसान सक्सीड करते हैं, तो ये देश का ही नहीं, ये दुनिया का इकोनॉमिक जो मॉडल है वो जो आज मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक निश्चित जो प्राइस है या कीमत है उसके ऊपर आ जाएगा और वो ही किसान को अपने कर्जे के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। तो मेरा मानना है कि ये ऐतिहासिक जो है कदम, ये शायद हमारे किसान इस बात को बाद में समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या काम कर दिया है जो शायद दुनिया कम से कम 70-80 साल में तो वो नहीं कर सकी। तो ये एक सबसे बड़ा एक लेसन इससे मिलता है। दूसरा, आपने पूछा था कि भाई इतने दशकों से क्या हाल हो रहा है। मैंने कई बार कहा है कि 4 दशकों से अगर किसान की अनदेखी हो रही है या उसके साथ इनजस्टिस हो रही है तो वो गुस्सा क्यों था आखिरकार उन किसानों में? मैंने एक बहुत उदाहरण दिया है जो सबने सुना है कि अगर 1970 में गेहूं का दाम 76 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 76 रुपये प्रति क्विंटल था, वो 45 साल बाद 2015 में बढ़कर 1450 रुपये हो गया था, यानी 19 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। अगर हम बाकी सेक्शंस को देखें सोसाइटी के, तो हम ये समझ पाते हैं कि बाकी सेक्शन सोसाइटी जो है, जैसे सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाह 120 से 150 गुना बढ़ती है। जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, उनकी 150 से 170 गुना बढ़ती है। स्कूल टीचर्स की 280 से 320 गुना बढ़ती है और किसान की 19 गुना बढ़ती है 45 साल में जो उसकी इनकम है बाय वे ऑफ हिज प्राइस। तो इसका मतलब साफ है कि
कि अगर यही 19 गुना एम्प्लॉइज़ की या प्रोफेसर्स की तनख्वाह उसी रेट में बढ़ी होती तो उसमें से आधे आत्महत्या कर चुके होते या नौकरियां छोड़ चुके होते। तो हमने डेलिबरेटली किसानों को दबाए रखा है, जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि वी केप्ट एग्रीकल्चर डेलिबरेटली इम्पॉवरिश्ड। तो वो गुस्सा किसानों में जो बिल्डअप हुआ है कि आखिरकार इतने दशकों से किसानों ने अपना पेट काट कर देश का पेट भरा है, तो आज उनको मौका है अपनी आवाज़ उठाने का। और वो इसलिए उठाई उन्होंने क्योंकि देखा कि सोसाइटी का कोई भी हिस्सा, कोई भी सेक्शन उनके लिए नहीं लड़ रहा था। ना तो एकेडमिशियन लड़ रहे थे, ना पॉलिसी मेकर्स लड़ रहे थे, ना इकोनॉमिस्ट उसकी आवाज़ उठा रहे थे। तो उनको आज लगा है कि आज ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। और हमने देखा वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे वो आज अगर बैठे हैं, 50 दिन हो गए, 55 दिन हो गए हैं, वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम देश जो है उनके दुख दर्द को समझेगा और उसकी आवाज़ को सुनेगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किसान जो है वो कितना अपना ताकत दिखा पाता है और देश भर में कितना उसका फैलाव होता है। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि आज तक जिसने हमें सब्सिडाइज़ किया है वो किसान है। तो अब समाज का समय आ गया है कि वो किसान के साथ खड़ा हो, उसकी आवाज़ को बुलंद करे। शर्मा जी, एक मेरा सवाल है, मेरा ही नहीं किसान का सवाल है, और मैं समझता हूं कि आपके सिवा उसको समझा पाना भी मुश्किल है। आप एक बार चर्चा करते हैं कि पिछले 10 से 12 साल में किसान में अमेरिका के जो किसान हैं, जो छोटे किसान थे, उनके ऊपर भी कर्ज बढ़ा है। एक तरफ हम ये क्वेश्चन करते हैं कि WTO में जो सब्सिडी है वो अमेरिका के किसान को बहुत मिलती है। इसके बावजूद भी अगर वहाँ का किसान सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, उसके पीछे मार्केट इकोनॉमी को हमें समझना बहुत जरूरी है। वही जो रिफॉर्म्स हम हिंदुस्तान में लेके आ रहे हैं, वही अमेरिका में, यूरोप में वो कम से कम 6-7 दशकों से चल रहे हैं। अब देखिए, इतने साल इतनी सब्सिडीज मिलने के बाद, अमेरिका में बहुत सब्सिडी मिलती है। आज भी अगर एवरेज देखें तो $62,000 अमेरिका के किसान को हर साल सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में आंकड़े बताते हैं हमें कि 280 के आसपास जो है डॉलर्स की सब्सिडी भारत में किसानों को मिलती है। उसके बावजूद भी आज यानी 2020 में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा खड़ा था। और ये कर्जा इसलिए खड़ा था क्योंकि खेती की वहाँ भी अनदेखी हुई है, किसान वहाँ भी मरा है, किसान ने वहाँ भी अपने वहाँ पर जो उसको सहा है इन दिक्कतों को, क्योंकि उसको दाम नहीं मिला और वो उससे खेती से बाहर होता गया। और ये भी हमने देखा है कि अमेरिका में गांव के इलाकों में जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो 45% अधिक हैं शहर के इलाकों से। तो ये आपको नज़र आता है कि बहुत इतने दशकों से क्या हो रहा था अमेरिका में। लेकिन हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनको लेज़ी इकोनॉमिस्ट कहता हूँ कि आपने सोचा कि भाई एक मॉडल है अमेरिका में उस मार्केट इकोनॉमी का, आपने उसको कट एंड पेस्ट किया और भारत में उसको चिपका दिया और कह दिया कि साहब ये रिफॉर्म्स हैं। और ये नहीं देखा कि अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इवन गरीब जो देश हैं, छोटे जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, कीनिया में भी ये मॉडल फेल हो चुका है। वहाँ तो छोटी लैंड होल्डिंग्स थी। ये कहा जाता है कि साहब अमेरिका में तो बड़ी लैंड होल्डिंग है, इंडिया में छोटी लैंड होल्डिंग है। जो मॉडल बड़ी लैंड होल्डिंग में नहीं कामयाब रहा, वो छोटी लैंड होल्डिंग में कैसे कामयाब रहेगा, ये मुझे समझ नहीं आता। तो वो मॉडल हमारे लिए बना ही नहीं था। वो मॉडल अमेरिका और यूरोप के लिए बना था, वहाँ भी वो फेल हो गया। किसानों की इनकम वहाँ नहीं बढ़ी, तो भारत में इनकम कैसे बढ़ेगी किसानों की? तो ये जो सवाल है, इसके जवाब नहीं दिए जा रहे। मुझे लगता है कि देश में और किसानों में भी एक व्यापक चिंतन की जरूरत है कि ये रिफॉर्म्स दुनिया भर में कैसे फेल हुए और हमें कौन से रिफॉर्म्स चाहिए जो हमारे देश के किसानों को एक अच्छा भविष्य दिखा सके। देखिए, एक सवाल और है मेरा। 2 बात किसानों की आज मुख्य तौर पर उभर के सामने आई है कि एक तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपको भी पता है कि वो देश में बहुत कम लोगों को मिलता है और उसका ब्लेम किया जा रहा है कि केवल पंजाब के लोग फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, एक साथ में ही मेरा सवाल है कि इन बिलों के बाद भारतीय कृषि का क्या भविष्य होगा? ये अक्सर कहा जाता है कि सरकार कोई भी है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारी फसलों की खरीद कर सके, ये हमने सुना है। ये भी कहा जाता है कि अगर 23 जो जिन्स हैं उनके ऊपर अगर हम MSP ले आती है सरकार, तो 17 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन हो जाएगा। ये भी सुना जाता है, हम सुनते हैं हर बार। लेकिन ये दोनों तथ्य जो हैं वो सच्चाई से दूर है। कारण ये है कि जब अभी पंजाब और हरियाणा में अधिकतर हम जानते हैं कि MSP जो है वो डिलीवर होता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का सिस्टम यहाँ पर ऑपरेट करता है। और ये भी हम जानते हैं कि बिहार में, जहाँ पर 2006 में APMC हटा दी गई थी,
अगर वहाँ पर 14 साल में अगर मार्केट्स अगर काम करती तो आज बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती कि किसानों को वहाँ पर खेती छोड़कर पंजाब में आकर वर्कर्स की तरह काम करना पड़ता। और अभी भी देखा, अभी जो पैडी सीज़न ख़त्म हुआ है उसमें 50 लाख टन पैडी जो है वो बिहार से और यूपी से आके पंजाब में बिका है, क्योंकि पंजाब में 1888 रुपये पर प्रति क्विंटल जो एमएसपी है वो मिलता है। बिहार में 800 से लेकर 1200 रुपये तक का दाम उनको पैडी का मिला है। तो हम चाहते हैं कि वे क्यों नहीं जो पंजाब के किसानों को फ़ायदा हुआ, जितना भी हुआ है, मैं ये नहीं मानता कि बहुत हुआ है, वो सारे देश के किसानों को क्यों ना हो। ये कहा जाता है कि 6% किसान जो हैं उनको एमएसपी मिलता है, तो 94% तो इसलिए नहीं मिलता कि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, हमने डिलीवरी का दिया ही नहीं है, उनके पास वो पहुंचाया ही नहीं है, और यही कारण है कि वो उनसे वंचित हैं। आज हमें चाहिए कि उन सब किसानों को भी एमएसपी मिले और उस लाभांतर जो प्राइस है वो सबको मिले, सबको फ़ायदा हो। वही सबका साथ सबका विकास है। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा। जब 7वां वेतन आयोग आया था तो कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? 4%, 5%, यही थी ना पॉपुलेशन। तो आपको याद होगा वित्त मंत्री ने उस समय कहा था कि 1,02,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा एडिशनल अतिरिक्त हर साल, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ या पेंशनर्स को ही ये 7वां पे कमीशन मिलेगा। लेकिन क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट कहती है कि जब सारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स भी, PSUs भी इसको लागू कर देंगे तो एडिशनल 4,80,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा हर साल। आप मुझे बताइए, कभी किसी ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा? कभी किसी ने कहा कि ये पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन किसानों के लिए अगर आप कह दीजिए कि हम 4 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान करते हैं कि फसलों की खरीद हो, तो हाहाकार मच जाएगा इस देश में। साहब ये पैसा व्यर्थ जाएगा, ये डिजर्व नहीं करते हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, राज्य जिसको कहते हैं वित्तीय घाटा जो है वो बढ़ जाएगा, ये सब बातें होंगी। लेकिन जब एम्प्लॉइज़ के लिए हुई तो किसी ने नहीं कहा। जब कॉर्पोरेट के लोन राइट ऑफ होते हैं तो कभी किसने कहा कि वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा इससे। लेकिन किसानों के लिए सब जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो तैयार बैठी होती कहने के लिए कि ये वेस्टेज है, इसको बंद करिए, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें समय आ गया, समझना है कि ये जो नुकसान बताया जा रहा है वो नहीं होगा। हमें उसका सबक एक बहुत क्लियर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, और उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं खर्चा। अब आप कहेंगे साहब वो तो तमाशा ही था, उन्होंने सिर्फ PR करनी थी। ऐसा नहीं था। हुआ ये है कि जो उन्होंने फ्लोर प्राइस रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, जो आज जो प्राइसेस हैं प्रिविलेंट है, जो आज ओपन मार्केट प्राइसेस हैं वेजिटेबल्स के केरला में, वो उससे ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं। तो सरकार को एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सरकार को वो 35 करोड़ खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरीके से जब हम MSP को लीगल कर देंगे, जब प्राइवेट सेक्टर को भी उसी प्राइस पे खरीदनी है, तो आपको MSP की खरीद नहीं करनी है। एक जो सर सवाल ये भी उठ रहा है इसमें, सरकार का तर्क ये है कि पिछले 20 साल में बहुत बार ऐसे प्रयास हुए, पिछली सरकारों ने प्रयास किए हैं कि जो एग्रीकल्चर ट्रेड है उसको हम लिबरलाइज करें। APMC में रिफॉर्म्स की भी काफ़ी बातें हुई, तो सरकार ये तर्क दे रही है कि ये हम कोई अनोखी कोशिश नहीं कर रहे, ये कोशिशें होती रही हैं। इसका मतलब साफ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी हैं, वो सारी ऊंची सोच से कमिटेड थी, उस सोच को मानती थी कि ये ठीक होगा। और आज ठीक है, आज वो अपोजिशन में है तो ऑब्जेक्ट कर रही है, लेकिन पहले उन्होंने भी किसी न किसी रूप में उसको एक्सेप्ट किया है। वही एक जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, उस सोच में कितनी कमियां थी। मुझे लगता है कि अब सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि वो जो डोमिनेंट इकोनॉमिक थिंकिंग थी उसको किसानों ने आज चैलेंज किया है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो किसान आंदोलन है जो मजबूती से उभरा है, ये किसानों के मुद्दों को जो नागरिक समाज, जो आप कह रहे हैं कि उन मुद्दों तक पहुँच नहीं पा रहा था नागरिकों तक, जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उन तक किसानों के मुद्दों को, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू को पहुँचाने में कामयाब हो रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि अगर देश खड़ा है इस मूवमेंट के साथ, आप देख लीजिए दिल्ली के बॉर्डर पे आप आइए तो आपको एहसास हो जाता है कि सारी सोसाइटी कैसे आपके साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि यही एक बड़े अपने आप में एक लेसन है। तो बूढ़े हों, आर्मी के वेटरन्स हों, एकेडमिशियंस हों, कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, आज सारे लोग जो हैं, फिल्म स्टार्स हों, गाने वाले हों, सब आप लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी आवाज़ जो है अब देश को समझ आ रही है कि आपने जो कितना दुख भोगा है और उसका अब टाइम आ गया उसको एड्रेस करने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक समाज को जोड़ने में जो एक मौका दिया है किसानों ने, वो रिमार्केबल है। आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं आज दोपहर से ही, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या आपका पहला इसमें अनुभव है? यहाँ पे आपने पुराने आंदोलन भी देखे, पिछले 4-5 दशक से आप पत्रकार के तौर पे भी, विशेषज्ञ के तौर पे भी किसान आंदोलन को देख रहे हैं, उनकी कमजोरियों को, उनकी ताकत को, सबको देख रहे हैं। तो क्या लगता है इस आंदोलन को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, अभी तक तो आंदोलन जो है वो
बहुत शांति से किया गया है। और मेरा मानना है कि ये जो शांति वाला आंदोलन है, इसका मैंने आपसे पहले कहा कि दुनिया में बहुत इसका बड़ा इम्प्रेशन जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता कहीं गलती से भी अगर वायलेंस हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जो विश्वास आज देश में पैदा हुआ है किसानों के प्रति, कि किसान हमारे देश का एक भविष्य है, या किसान देश का एक वो अंग है जिसको आज तक हमने इग्नोर किया, तो अगर ये कहीं वायलेंस हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक वो क्रैश होगी, जो सोच है या जो लोगों की भावना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि देखिए, जो भी बहुत बड़ा चेंज होता है ना, वो समय के साथ ही आता है। अगर आप सोचो कि 2 दिन में क्विक फिक्स नहीं है कि एकदम क्विकली आपको रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो अभी आपने किया है किसानों ने, मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ कि जो भारत के किसान आज कर रहे हैं, वो दुनिया आप देखेंगे 10 साल या 20 साल के बाद उस चीज़ का इतिहास में तो नाम होगा ही, लेकिन आपका धन्यवाद भी शायद वो इतना ना दे सकें जो आपने कर दिया है। क्योंकि सारी सोच को, इकोनॉमिक सोच को झटका देना या उसको बदलना आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, बहुत सी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज किसान खड़े हैं और इतने दिनों से अपनी हिम्मत और दाद के साथ बैठे हैं, वो जो है उस चीज़ को अब सोसाइटी इग्नोर नहीं कर सकती ज़्यादा। तो इसमें किसानों का और भी योगदान हमें सामने में देखना पड़ेगा कि कितने दिन तक आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, इस आवाज़ को, और इस चर्चा को आगे ले जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर मीडिया और एकेडमिया दोनों फेल हुए हैं आज तक, मुझे लगता है कि अब उसमें चर्चा आनी बहुत ज़रूरी है कि जो किसान आंदोलन है, ये पंजाब का, हरियाणा का जो कहते हैं, या देश के जो बाकी हिस्सों में हो रहा है, इसका इम्प्लीकेशन जो है दुनिया के सारे किसानों के लिए है, ना कि सिर्फ पंजाब या हरियाणा के या उत्तर प्रदेश या राजस्थान के किसानों के लिए है। एक जो सर सुझाव आपने दिया था, जैसे ही ये अध्यादेश बने, मुझे ध्यान है जून में जैसे ही अध्यादेश आए, आप वही है एमएसपी खरीद की कानूनी गारंटी, तो आपको क्या लगता है कि जब ये निगोशिएशन लेवल पे चल रहा है, 10वीं दौर की वार्ता हो चुकी है, कि अब ये किस तरीके से मामला सॉल्व हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो, ये आप मानेंगे कि एमएसपी अगर 23 फसलों पे लीगल हो जाता है, उसका एक लीगल राइट बन जाता है किसान का। मेरा ये मानना है कि जो तीनों बिल हैं जिसको हम वापस लेने की बात करते हैं, वो खुद ही खुद ध्वस्त हो जाएंगे। बहुत से जो प्रो मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत से प्रो मार्केट इकोनॉमिस्ट ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि साहब, अगर ये बिल, अगर ये एमएसपी को लीगल कर दिया गया, तो जो रिफॉर्म्स हैं वो डिजास्टर, इट विल बी डिजास्टर, वो नहीं काम करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि भाई कंपनियां जो प्रॉमिस कर रही हैं कि हम किसान को अच्छा दाम देंगे, और किसानों को ये विश्वास होना चाहिए कि कोई बरकरार है, उनको ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन जब वो खुद मानते हैं कि अगर ये एमएसपी को लीगल कर दिया तो ये जो बिल्स हैं सारे ये ध्वस्त हो जाएंगे, तो इसका मतलब साफ है कि दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। अगर वो ऑनेस्ट होते तो क्या दिक्कत है किसानों के साथ खड़े होकर ये बोलने की कि हम तो इनको ऑलरेडी ज़्यादा दाम देने की प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एमएसपी को एक लीगल अधिकार बना दें? ये तो हो जाएगा ना, होना चाहिए था, लेकिन कॉर्पोरेट नहीं सामने आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। तो ये हमें सबको समझनी है, और मुझे लगता है कि जब हम ये सब बात को समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि जो ये किसान का जो मूवमेंट है, इसका रोल क्या है, और ये जो इकोनॉमिक जो सोच है उसको बदलने में कितना कामयाब होगा।